देखो तो भाई तुम खाओ। हाँ जी बोलो। है हाँ सही बोलती है, बीएससी पढ़ने के लिए बात कर रहा। बैठा रहे यार, बैठा रहे, वीडियो ही डालेगा मेरी पूरी, और बाद में निकल जाएगा कि जहाँ तुम गए वो याद हो गया। तब पर यार खेल ही जा रहा है फुटबॉल, देखिए उसको परवाह नहीं हो रही, वो अपना काम करी जा रहा है। हाँ जी। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में कोई फर्क बताओ एक। इंटरनेशनल डॉलर देखो, इसका बेस क्या बताओ, बेसिस क्या है इसका बेसिस। इंटरनेशनल ग्लोबली मतलब मैंने बेसिस पूछा, बेसिस की हेडिंग पूछी। उसने बोला है लोकेशन, इसने बोला करेंसी। भाई बेसिस भी याद करना। रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओ भाई अगर क्वेश्चन बेसिस के ऊपर आ गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी, फिर क्या करोगे? फिर कुछ भी वर्ड लिख दोगे? तो उसे बनता ही तो नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी बताओ, ऑफ फैक्टर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। मतलब नहीं पूछा मैंने, डिस्टिंग्विश पूछा। क्या कह रही है अर्जा तू? रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस? इंटरनल में सिर्फ अपनी कंट्री के मानने पड़ते हैं और इंटरनेशनल में हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने बेटा पड़ते हैं। आपको बेसिस के अकॉर्डिंग बोलना ना, इसका बेसिस क्या है? सर ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी होता है कि बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसी। लाइक लेबर और कैपिटल बहुत ज्यादा होते हैं। अब बताओ, अब पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? कभी यहाँ फेंक रहा है, कभी वहां फेंक रहा है। अच्छा नहीं, पहले एक्स्ट्रा शॉर्ट से पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनली अगर आपको बिजनेस खोलना है, मतलब आपका जो सामान है वो आउट ऑफ इंडिया तक जाता है, एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में आपका काम फैला हुआ है। इसके कितने तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड। मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स, गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, यहाँ से बाहर भेजो, बाहर से मंगाओ, तो आपका बिजनेस इंटरनेशनल कह सकते हो। मतलब ऐसे कितने बिजनेस है, ऐसा क्या बिजनेस है, ऐसा क्या टाइप है जब आप किसी को बोलोगे जी मैं तो ग्लोबली बिजनेस करता हूँ, इंटरनेशनली बिजनेस करता हूँ। तो पहला टाइप है कि आप इंटरनेशनली इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, बाहर से कुछ सामान मंगाते हो, यहाँ बेचते हो, या अपना बना के बाहर भेज देते हो। कई लोग क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करा के यहाँ पे उसको और अच्छे से ठीक करके फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है मतलब उसकी पॉलिश बढ़ा के, ज्वेलरी में ऐसा काम होता है। या उसको असेंबल करके कुछ पार्ट्स चाइना से मंगाए, यहाँ पे भी कुछ चीज बनाई और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। गाड़ी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट खाली नहीं, एक बंदे ने, एक बंदा का बिजनेस खाली इंपोर्ट का, एक का खाली एक्सपोर्ट का, एक का इंपोर्ट मंगा के कुछ बना के एक्सपोर्ट कर दिया। सेकंड है सर्विस ऑफ एक्सपोर्ट एंड। ये कैसे हो पाएगा? कोई बंदा सर्विस कैसे दे पाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में? वो एंट्री पोर्ट सर्विस, सर्विस। इंटरनेशनल क्या सर्विस बेची तुमने? ऐसे क्या हो सकता है कि मैं बिजनेस करता हूँ पर मैं गुड्स नहीं बेचता बाहर, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ सर्विस, या इंपोर्ट करता हूँ सर्विस है। होटल्स, आपकी शिक्षा भी है। यहाँ बैठे बैठे होटल सर्विस ले लूंगा वहां से। सर जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो सर्विसेज में आ सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग, अगर यहाँ बैठ के मैं किसी अमेरिकन सिटीजन को पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। या मैं बाहर के किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाहर की फर्म के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा हूँ, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। वहाँ पे होटल जैसे ओपन हो जाते हैं, तो वहां पे जाके लोगे ना सर्विस, यहाँ बैठे बैठे ले लोगे। जैसा हमारा बिजनेस है होटल का, हमने वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया, बेटा वो सर्विस थोड़ी हुई, वो अलग चीज है ना। आपने वहां प्रोवाइड की ना, सर्विस का मतलब है आपने सर्विस भेजी या सर्विस ली वहां से। हमने कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया उसमें, वो अलग अलग अलग, वो भी टाइप है, पर इस टाइप पे नहीं आएगी वो। क्या ट्रांसपोर्टेशन? आउट ऑफ इंडिया? हाँ इंडिया का पाकिस्तान जाता है? अरे नहीं बाहर की बसें कहाँ जाती हैं बाहर? डबल डेकर बस नहीं चलती बाहर। इंडिया से बाहर कहाँ जाती है? चलती है। कहाँ चलती है?
कॉल सेंटर्स आ सकते हैं इसमें? अब स्टेट वाइज चलती है ना, इंडिया के बाहर थोड़ी जाएगी। यहाँ से पंजाब जाना अमेरिका नहीं होता वो। ट्रेन जा रहे हैं इंडिया में। हाँ तो प्लेन जा रहा है ना, तो प्लेन आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। वो तो प्लेन जा रहा है ना, उसमें क्या खरीदा बेचा तुमने? प्लेन क्या कर रहे हो? ये नहीं, प्लेन नहीं आएगा इसमें। आपने यहाँ बैठे कोई सर्विस के लिए पे किया बाहर की कंट्री को, या अपनी सर्विस बेची और बाहर की कंट्री डॉलर से पैसे मंगाए। जब प्लेन में जाते हो डॉलर के पेमेंट करते हो, रुपीज में कर, कुछ खरीदे नहीं बाहर से। सर कोई ट्रेडर हो गया बाहर से क्या कर रहा हो? ट्रेडिंग वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का हो गया ना, मैं सर्विस पूछ रहा हूँ भाईजान। सर्विस ही तो कह रहा हूँ, उसके अंदर जो काम करेंगे। क्या काम? वो तो बता ही नहीं रहे। जब तुम बाहर शूज बेचते हो तो वो गुड्स है कि सर्विस है? उस सर्विस पे कैसे आ जाएगा वो? शिपिंग। शिपिंग कैसे? अब हमारी मतलब बंदों को पहुंचा दिया बाहर, तो ये मूवी का वो बंदे इंडिया के बाहर जा रहे हैं। बाहर के भी इंडिया आ रहे हैं। हाँ, जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं हाँ। वो पेमेंट किस में कर रहे हैं? रुपीज। रुपीज। तो हम कैसे? डॉलर में ले लेंगे कोई। ये तो बात हुई ना हुई। तुमने बाहर की कंट्री से सर्विस ली, कोई नहीं ली, फिर कैसे वो काम नहीं होगा? बाहर के लोगों को लेके आ रहे हैं। हो गया, ये भी एक सर्विस होगी। हाँ, यूट्यूब पे जितना भी लोग मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? सर्विस सर्विस दे रहा हूँ ना। मोटिवेशनल। बाहर के हाँ, तो किसी बाहर के क्लाइंट को अगर मैं हैंडल कर रहा हूँ तो वो क्या है, इंटरनेशनल सर्विस हमने पे करी। आरजा कुछ कहना है? कॉल मैं आपने मेरा एग्जाम्पल ही नहीं सुना। हाँ बोलो। सेंटर। इसमें कॉल सेंटर्स आ सकता है? कॉल सेंटर इसमें इंफॉर्मेशन ही देते हैं। इसमें इसमें नहीं आएगा वाहे क्यों, वो भी तो सर्विस ही है। बेटा। हम बाहर के कंट्री से सर्विस ले रहे हैं या बाहर की कंट्री सर्विस दे रहे हैं, वो एक प्रॉपर एक इंटरनेशनल यूनिट लगाई है हमने। वो तो बाहर की कंपनियां खुद ही लगवाती है। हाँ, वो तो उसकी कंपनी का ही ऑफिस हो गया ना, एक तरह देखा जाए तो वो ब्रांच या चेन खोल दी उन्होंने अपनी, वो उस कंपनी के अंदर मैनेज की जाती है। हाँ, तुम किसी आउटसोर्सिंग सर्विस ले रहे हो, तुमने खुद के अंदर नहीं खोला, तो तुम्हारा खुद का कॉल सेंटर नहीं है, किसी और कॉल सेंटर से कॉल्स करवा रहे हो, तो वो सर्विस मानी जाएगी। समझ आई? ओके, हाँ जी। तीसरा है लाइसेंसिंग एंड मैकडोनल्ड्स। बर्गर की कॉल सेंटर्स, अगर किसी खुद की कंपनी ने खुद की कॉल सेंटर खोल दिया तो लाइसेंसिंग, हमने बोल दिया कि आप मेरी कंपनी का लाइसेंस लो और यहाँ पे रहो। अब मैकडी का बर्गर अमेरिका से आता है, यही बनता है, यही बनता है। तो उन्होंने हमारी किसी ब्रांच को लाइसेंस दे दिया कि तुम मेरे नाम से बना के बेचो। कॉल सेंटर को लाइसेंस दे दिया। फ्रेंचाइजी क्या होता है, एक ही नाम से बहुत सारे ओपन करने होते हैं। अभी इंटरनेशनल होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। लास्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये तेरा होटल वाला है, अगर मैंने इंडिया का बंदा हूँ और मैंने अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में कोई होटल खोल दिया, तो मैंने फॉरेन कंट्री में क्या करा, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वहां से मेरे को क्या आएगा, पैसा। अब अमेरिका ने गुड़गांव नोएडा में क्या खोल रखे, कॉल सेंटर, उन्होंने इस कंट्री में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या होगा, उनको एक पैसा वहीं पे जाएगा, प्रॉफिट। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कह सकते हैं। जिस कंट्री का वो पैसा है उसको बोलते हैं होम कंट्री। क्या बोलते हैं? और जिस कंट्री में जाके खोली है ब्रांच या इन्वेस्टमेंट की, वो होस्ट कंट्री होती है, होस्ट कंट्री होती है। अब आता है इंटरनेशनल बिजनेस करने के फायदे क्या होते हैं। किसको? नेशंस, कंट्रीज को क्या फायदा है? इंडिया को बाहर की कंट्री से बिजनेस करने में क्या फायदा है? डॉलर जाता भी तो है। तो मिलते तो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो आएंगे, इंपोर्ट करेंगे तो जाएंगे, दोनों काम होते हैं। सर वहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि हमने यूएस में कोई गुड बेचे तो उसके करेंसी के हिसाब से हमारी करेंसी अगर देंगे तो हम अगर बाहर देंगे तो हमें ज्यादा। बिल्कुल, पहला यही लिखा है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से जो पैसा आया माइनस इंपोर्ट जो पैसा गया, बचा हुआ पैसा, उसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं उसको। इंडिया का माइनस में, बोला सही कह रहे हो भाई साहब। इंडिया जो एक्सपोर्ट से पैसा आता है बहुत कम है और इंपोर्ट से पैसा बहुत नेगेटिव है। इंडिया का नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव चल रहा है। डिसएडवांटेज नहीं है, जिस कंट्री का, अमेरिका का पॉजिटिव होगा, वो को एक्सपोर्ट, चाइना का पॉजिटिव, बहुत एक्सपोर्ट करती है। चाइना पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती है भाई साहब। तो अमेरिका को लोन है। किसका अमेरिका को पूरी लोन दिया है? है।
तो कर्जा है किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। हाँ, तो तो ये किसको कर्जा है? किसको? बाकी कंट्रीज का? हाँ तो अमेरिका ने कर्जे दिए भी तो बहुत सारे हुए, क्या फर्क पड़ता है उसमें? वो तो पैसे तो है ही नहीं। अमेरिका ने कर्जा लिया है, दिया भी तो हुआ है, तो फिर उसके इकॉनमी स्टेबल हो जाती है अपने आप। सर एक बात बताओ, हाँ हाँ बोलो। इसमें गुडविल आ सकता है? क्योंकि जैसे सपोज किसी बिजनेस ने हमारे गुड्स लिए इंडिया से और उसको वो अच्छे लगे तो और लोग हमारे यहाँ से और एक्सपोर्ट कराएंगे, तो हमारी गुडविल भी तो बढ़ेगी। और वो हमारी गुडविल है ना, हमारी कंट्री, अभी नेशंस की बात हो रही है। पर बेनिफिट तो हमें हुआ ना कि हमारी गुडविल बढ़ गई, अभी हमसे तुम तो और लोग। हेडिंग पढ़ो, बेनिफिट्स टू नेशंस पढ़ रहे हैं, फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम। फॉर्म का जब पढ़ेंगे तब आएगा वो। ओके। जैसे सर यहाँ पे टॉपिक पे रहो ना, तो मैं जो बता रहा, जो ट्रेड फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाँ ये डिटेल तीस में भी तो होता है। पहले तो उसी का उसी को आपको टेक्स्ट बन जाओ, आंसर पढ़ो। सिंपलेस्ट फॉर्म देखो सिखाई तो थी, जो x को इक्वल टू लेते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो। हाँ उस तरीके से करो, जितने ऊपर बाहर उतने से मल्टीप्लाई, दोनों बोथ साइड अगर भूल गया है तो फिर तो नोट्स देखने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट है मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। मेरे को समझाओगे जरा क्या हो रहा है? हाँ पढ़ के समझाओ। सर इसमें जो कंट्रोल को वही प्रोड्यूस करके जो उससे अच्छा कर सकती है। देखो जो ज्यादा export पे जा- मैं एक्सपोर्ट कौन सा गुड करूंगा, जो जो मैं अच्छा बनाता हूँ, जो मैं बेकार बनाता हूँ, उसी की डिमांड ज्यादा होगी ना। जो मैं बेकार बनाता हूँ मेरे से कोई लेगा, मेरे से मांगेगा ही नहीं, मेरे पास ऑर्डर। वो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती होगी? स्पाइसेस, क्योंकि इंडिया की खासियत है कॉटन, टेक्सटाइल्स, शुगर और वीट। इंडिया का वीट बहुत अच्छा उगता है, बहुत हमारे सरप्लस है। तो इंडिया ये सब चीजों में खासियत है। अब अगर मैं ये चीजें एक्सपोर्ट ना करूं तो क्या मेरे खुद की कंट्री में इसकी इतनी डिमांड है? है नहीं है ना। तो ये चीजें बना के वेस्ट हो जाएंगी या बनेंगी ही नहीं। अब जब बाहर इसकी डिमांड है, हम अपना पेट भरने के बाद बाहर भेजते हैं, तो हमारे गुड्स का, रॉ मटेरियल्स का एफिशिएंट यूज, अच्छे से यूज हो रहा है। हमारी को अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या हो रही है? दूर हो रही है। तो एफिशिएंट रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल का मतलब लेबर भी होती है एक, तो लेबर का अच्छे से यूज हो पा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए। ठीक है जी, अगला पॉइंट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट है, मैंने बोला वो हो गया। जब बाहर की कंट्रीज इंडिया में आती है काम करने के लिए, उससे यहाँ पे क्या होगा? कॉल सेंटर खोल दिए, सर, यहाँ पे पे काम। गवर्नमेंट आएगी। जब मैकडी आया, केएफसी आया, प्यूमा आया, नाइकी आया, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, दुकानें, मॉल्स वगैरह बड़े। मॉल्स के चक्कर में सड़कें अच्छी होगी, लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया? बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट। और कंट्री की ऑन द होल जीडीपी क्या होगी? क्योंकि लोगों की जीडीपी का मतलब होता है लोगों की इनकम। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और हमारी कंट्री का बाहर की कंट्री में नाम भी होगा। चाहे हम एक्सपोर्ट अच्छा बढ़ाए, चाहे हम इम्पोर्ट अच्छा बढ़ाए, लेकिन हमारा बाकी कंट्री से बिजनेस, भाई इम्पोर्ट हम वही चीज करेंगे, उस कंट्री से रिलेशनशिप अच्छा होता है ना हमारा, नाम तो होगा ना कि हम इस कंट्री से कोई। आज हम एयरक्राफ्ट, डिफेंस गुड्स, टैंक्स, गोले बारूद किसी अच्छे कंट्री, रशिया से मंगाते हैं, फ्रांस से मंगाते हैं, तो उस कंट्री से हमारा नाम होता है, ट्रेडिशन अच्छा होता है। तो ये पूरा पॉइंट पढ़ा जाए, कोई वर्ड, कोई लाइन तक करिए तो मेरे को बताओ। एम्बार्क का मतलब क्या होता है? एम्बार्क कहाँ लिखा है बात? वो मेरे को नहीं मिला। बाहर का कौन सा स्ट्रेटेजी है इसको? चाइना एनवायरमेंट वो स्ट्रेटेजी के ऊपर फॉलो किया, ग्रो के ऊपर एग्जीक्यूट किया। फ्लरिश का मतलब एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करना, घूमना।
फ्लरिश मतलब खत्म हुआ। फ्लरिश सर ये जो लाइन लिखी है, could not execute their plans to produce on a larger scale and thus create employment for people because their domestic market was not large enough to absorb all extra production, इसका मतलब क्या है? तो वही तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा लार्ज है ना बनी है और हमारे खुद में कंट्री में डिमांड है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ना उस चीज को। वही है इसका मतलब। अच्छा, ओके। मगर एक्सपोर्ट बाहर कंट्री में कहीं किसी कोई कंट्री तो होगी जहाँ पे वहां पे उसकी डिमांड है, जहाँ उसके पास शॉर्टेज है। तो अब मान लो सीरिया, इराक, दुबई, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, यहाँ पे पेट्रोल प्रोडक्ट निकलता है। अब उनके पास उस चीज की क्या है, सरप्लस। पर उनकी कंट्री में इतनी डिमांड है उसकी, थोड़ी जितनी वो पूरी करने के बाद बच रहा है तो वो बाकी कंट्रीज को दे रहा है, तो उसका अच्छे से यूज हो रहा है रॉ मटेरियल का। अगर वो ना हमको दे तो उसकी कंट्री में बड़े बड़े वेस्ट नहीं हो रहा वो, तो उसका अच्छे एफिशिएंट यूज हो पाया, नहीं हो पाया, बड़े किसी काम नहीं आएगा। अब किसी काम तो आएगा, प्रोड्यूस करेंगे। बनाएंगे नहीं। उनकी उनकी खुद की कंट्री को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और हमारे को भेज रहे हैं तो हमारी कंट्री को भी रोजगार मिल रहा है, प्रॉफिट में उनको प्रॉफिट मिल रहा है। बड़ा पूरा पॉइंट। जब भी बीएसटी आई इको में एफिशिएंट यूज आए रॉ मटेरियल रिसोर्सेज का, उसका मतलब है कि लेस वेस्टेज। एफिशिएंट का मतलब फुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और वेस्टेज क्या होगी, कम से कम। लास्ट पॉइंट क्या है भाई, जब आपकी, मेरे को याद है जब मैं छोटा था ना, 1992 1993 में कॉल सेंटर्स इंडिया में आए थे, उससे पहले नहीं थे। ये आपको ट्वेल्थ से पढ़ाएंगे क्यों आए थे, कब आए थे, कैसे हुआ था। उससे पहले लोगों को नौकरियां जितनी अच्छी पढ़ाई करते थे उसके बेस मिलती थी, पर कईयों की अच्छी अच्छी डिग्री क्वालिफिकेशन थी पर काम नहीं मिलता था। इतनी वैकेंसीज थी नहीं, इंडिया की इंडस्ट्री इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम। जैसे कॉल सेंटर आया हर बंदे को नौकरी मिलनी शुरू हो गई, और कॉल सेंटर ने उनके प्रमोशन करने भी शुरू कर दिए। अब आज इंडिया में कॉल सेंटर में जॉब 25,000 रुपये लग जाती है और उसकी लिमिट नहीं, 1.5 लाख 2 लाख तक जाती है। तो आपका जब इनकम बढ़ेगी जल्दी जल्दी तो आपका स्टैंडर्ड लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा जल्दी जल्दी। तो वही आपकी क्वालिफिकेशन, अब वो कॉल सेंटर में भी क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सेंट चाहिए। 10th पास भी जा सकता है। अगर आपकी एक्सेंट आपने सीख ली, 6 महीने का कोर्स कर लिया कोई अमेरिकन एक्सेंट का, आप जाके वहाँ जॉब कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे जैसे इंडिया में बाहर के मैकडी आया, केएफसी आया या आउटलेट्स आए तो इनकी जॉब्स वगैरह करनी शुरू हुई, हमारे बंदों को काम मिलना शुरू हो गया जो पहले नहीं मिल रहा था। जब काम मिलेगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो स्टेटस क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब वही बंदा अगर ये कॉल सेंटर वगैरह ये सब ना होते तो वो क्या करता है, पंचर की दुकान खोलता, रिक्शा चलाता, या कोई मैकेनिक बनता या कुछ करता, तो उसका मैंने कपड़े मजदूरों वाला काम करता। अब वो कोट पैंट पहन के, टाई वाई लगा के, शर्ट पैंट बढ़िया से शूज पहन के ऑफिस जाता है। स्टैंडर्ड लिविंग क्या हो गया, बढ़िया। बस ये बात है, पूरा पॉइंट पढ़ लो। अगला पढ़ते हैं, पढ़ लिया। बिजनेस फर्म्स को, जो फर्म बाहर बिजनेस करती है या इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का, उसको क्या क्या फायदा, पहला देखा जी प्रोस्पेक्ट्स फॉर, उसके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे भाई। पहले कोई एग्जांपल दो कैसे कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, ये तो वैसे नहीं आता। आप एग्जांपल बिना पढ़े दो ना यार, आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ गया। सर तो जैसे हमारी कंट्री में कोई चीज बनने को कोई बनता है जिसमें हमारी कंट्री में जैसे कोई उसकी जो डिमांड है वो बड़ी कम है पर बाहर के देश में ज्यादा है, जिसकी पेट्रोल भी हो गया, तो फिर हम अपनी कंट्री में तो वैसे अगर हम बाहर बेचेंगे तो उसमें डिमांड ज्यादा है। वहीं पे पानी की कमी है, हम उनको प्रोवाइड करते होते हैं। इससे हमारे को बिल्कुल सही बात है। मैं कोई चीज बनाता हूँ,
मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैंने कोई चीज बनानी शुरू करी, वो चीज मैंने वेस्ट दिल्ली में बेचनी शुरू करी दुकानों पे, एज अ मैन्युफैक्चरर और डीलर को शुरू किया, और दुकानों पे जाकर उसका क्या निकला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और डिमांड आने शुरू हुई। फिर मैंने दुकानों पे जाना बंद कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर रखे, होलसेलर्स, उनको दिया, उन्होंने पूरी दिल्ली पहुंचा दिया। पहले मैं खुद गया, तो मैं दिल्ली की दुकानों पे, उनकी दुकान पे रखा, मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया। फिर मेरा काम बढ़ा तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर रखा, उसको प्रोडक्ट दिया, उसने पूरी दिल्ली को दुकानों में पहुंचाना शुरू कर दिया। फिर मेरे को लगा कि मेरे को काम को और करना चाहिए, फिर मैंने और होलसेलर से आउट ऑफ दिल्ली के जो स्टेट से कुछ मेन मेन स्टेट्स की उसको कॉन्टैक्ट किया और वहां बेचना शुरू। फिर 10 साल बाद अब मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया। फिर मेरे को लगा कि यार मैं एक बार आउट ऑफ इंडिया भी ट्राई करता हूँ। मैंने रिसर्च किया किस किस कंट्री में मेरे गुड की डिमांड है, और वहां मैंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा, वहां जाके अपने शोरूम्स को लॉन्च। अब इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा, क्योंकि वहां की इनकम, वहां पे लोग खरीदेंगे, पैसा आएगा, रेवेन्यू, वहां के खर्चे सैलरी दूंगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कहाँ आएगा मेरे पास। मैं इंडिया बैठे बैठे, पहले खाली इंडिया में बेच रहा था, अब मैं बाहर ही बेच रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया। तो इंटरनेशनली जब मैं जाता हूँ, मेरा प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसका मतलब कोई पढ़ के समझाना चाहेगा मेरे को। वो ज्यादा यूटिलाइज करे रिसोर्स को, क्योंकि वो आगे मतलब फॉरेन में भी बेच रहा है, तो वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, उसके रिसोर्सेज ज्यादा क्या एक्सपैंड हो रही है उसकी। क्या 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 यूज होता है। वो और बना रहा है ना, बाहर बेचने के लिए वो और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंक्रीज हो मैंने रही है आपको उसकी बताया था, यूटिलाइज। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता है, मेरी कॉस्ट क्या होगी, कम हो जाएगी। कम होगी। और उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी ऑफ स्केल। कि अगर लार्ज स्केल पे जाता हूँ, इकोनॉमी का मतलब सस्ता पड़ता है मेरे को, तो वो अब मेरे खर्चे कम होने शुरू हो जाएंगे, और मेरे थोड़ी सी लेबर में मैंने थोड़ा सा काम, थोड़ी सी लेबर ज्यादा काम करके दे रहा हूँ, तो मेरी कंपनी स्मॉल स्केल से किस में चली जाएगी, और लार्ज स्केल में जाके मेरे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मिलती है। मतलब जिस स्पीड से लेबर बढ़ाऊंगा, उसके 10 गुना स्पीड से क्या बनेगा, काम बढ़ेगा। अगर एक लेबर बढ़ाऊंगा तो और काम करके देगा, दो बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा काम करके देंगे। मतलब जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, उससे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और इकोनॉमी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी। क्योंकि अब मैं खाली इंडिया में बेच रहा था, अब मैं बाहर भी बेच रहा हूँ, उसी फैक्ट्री से बना बना के बाहर बेच रहा, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर मैगडी की कॉस्ट कम ना होती, जगह जगह आउटलेट खोलता, वही प्रॉफिट कमाया गया, तभी तो कुछ हुआ। इधर वो समझा रहा है, उस पर ध्यान तो दे, मेरे को देखी जा रहा है। अगला पॉइंट है कि वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक। वे आउट मतलब कई बार होता है, नहीं कई बार होता है मेरे कोई प्रोडक्ट की डोमेस्टिक मार्केट में बहुत कंपटीशन है, और बहुत लोग बना रहे हैं इंडिया में, वो कुछ भी है, बहुत लोग बना रहे हैं, तो मेरे को इंडिया में इतना पहले पहले बहुत प्रॉफिट हुआ, पर अब सब लोग शुरू कर दिया, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम। मैंने कुछ कंट्रीज ढूंढी जहाँ पे इसकी डिमांड क्या हो ज्यादा, और कम लोग बना रहे हो, मैं वहां जाके बेच दूंगा। अब मेरा इन डोमेस्टिक कंपटीशन क्या हो गया, बच गया, वे आउट हो गया, मैं इससे बाहर निकल गया, एग्जिट मार गया। क्योंकि यहाँ पे डिमांड अच्छी नहीं मिल रही थी, कंपटीशन बहुत लोग कर रहे थे। और ऐसा होता है, ये ना एक चीज होती है, पहले होती है इनोवेशन, एक बंदा कोई नई इनोवेशन करता है, फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है उसकी, वो नया काम खोलता है, फिर उसको देख के और लोग का पेटेंट खत्म होता है उसका एक टाइम पे, उसको देख के लोग और काम उसके, फिर उसका प्रॉफिट क्या होता है, कंपटीशन बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रॉफिट क्या हो गया, कम होता होता इतना उसका टाइम हो जाता है, यार मेरे प्रोडक्ट में मेरे को मजा। अब उसके दो ऑप्शन है, या तो सेम प्रोडक्ट विद मॉडिफिकेशंस बाहर लॉन्च कर दे, या वो प्रोडक्ट को बंद कर दे, विड्रॉ कर दे, और नया प्रोडक्ट दोबारा बनाए कोई, ताकि उसको एक्सिस्ट करना है। अगर उसका प्रॉफिट कम होता है, या वही प्रोडक्ट से खेलता है, कि एक दिन वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस आपको कल को बिजनेस करोगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि बिजनेस करते करते आपको मॉडर्नाइज होना पड़ता है, होना पड़ता है, होना पड़ता है। अगर नहीं हो पाओगे, पुराने जमाने में ही रहोगे, तो एक दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। हम अब ट्राइपॉड लेके, लैपटॉप लेके बैठे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तरीका है ना। मॉडर्नाइजेशन करनी बहुत जरूरी है, वरना क्या होता, मैं इसको टाइम दे पाता, नहीं दे पाता, इसकी ट्यूशन ले पाता, नहीं ले पाता, कोई तुम्हारा क्लास मिस होती है, आज जाकर बैठ के पढ़ पाती नहीं।
अब इससे मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूँ, तो ये फायदा होता है। तो मॉडर्न बिजनेस में आपको मॉडिफाई, क्या फोन एक बार आ गया 10 साल तक वैसे ही रहता है, हर 3-4 महीने में नया मॉडल लॉन्च हो रहा है भाई साहब, नए मॉडिफिकेशन के साथ। तो उनको मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। शूज हो गया, टीवी हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, सब मॉडिफाई होके आ रहा है, हर साल नया मॉडल लॉन्च हो जाता है। क्यों? अगर टिके रहना है तो अपने आप को अपग्रेड, तो हम लोग पढ़ाई भी तो करते हैं, हम हर रोज कोई नया अपनी गलती, अब टेस्ट होता है, टेस्ट में अपनी गलतियों से सीखना ही तो मॉडिफिकेशन है अपने आप को। अगर वही गलती 10 साल तक करते हैं तो क्या ही फायदा वो। ठीक है ना? ये पॉइंट पढ़ लो जी पूरा का पूरा। पढ़ लिया? ये डोमेस्टिक में डिमांड नहीं तो बाहर जाके बेच सकते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि डोमेस्टिक में डिमांड बहुत है और बहुत अच्छा काम चल रहा है, प्रॉफिट बनाने के लिए बाहर गए। अगला पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक में डिमांड खत्म हो गई है कंपटीशन की वजह से, या प्राइस या प्रॉफिट कम हो गया तो बाहर चले गए। दोनों बातों में हमारा फायदा है। यहाँ अच्छे से काम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ बिजनेस को बढ़ाते हैं, या यहाँ पे प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया तो नई मार्केट्स की कोई भी चले गया बाहर। ठीक है? अब आता है प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। ये सेम है, जैसे कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा हमारा इनकम भी तो क्या होगा, पहले मेरा इनकम बढ़ेगा तभी तो कंट्री का बढ़ेगा, कि पहले कंट्री का बढ़ेगा। भाई मैं बाहर जाके एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा हूँ, मेरी कंट्री में पैसा आ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई? अगला पॉइंट, इम्प्रूव बिजनेस विजन। व्हाट इज विजन? पॉइंट ऑफ व्यू का देख माइंडसेट, एटीट्यूड। पढ़ो। अगर मैं अपनी कंट्री, अपना बिजनेस दिल्ली दिल्ली तक रखता हूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी आती है पर मैं एक्सप्लोर, मैं सोच छोड़ यार क्या करना है, जरूरी है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी इम्प्रूव, उसके विजन में इम्प्रूवमेंट आई नहीं। तो अगर मैं सोचता हूँ, मेरे को, मैं सपना देखता हूँ कि यार मेरे को बहुत बड़ा होना है, तो मेरे को इंटरनेशनल एक दिन तो सोच के रखना है कि यार आज से 10 साल 15 साल मेरे को इंटरनेशनल जाना चाहिए। पहले एक जगह, अगर ये ना सोचते ना, पेप्सी इंडिया आती, कोक इंडिया आती, केएफसी इंडिया आता, मैकडी प्यूमा आता, ब्रांड्स पहनते नहीं पहनते। उसी कंट्री में आपको बड़ा अच्छा लगता है यार, उस कंट्री में ये वाले ब्रांड है, हमारी कंट्री में तो लोकल काम करना पड़ता है हमने। अगर ये सब ना होता, एप्पल आईफोन इंडिया में आता, सैमसंग इंडिया में आता, नहीं आता ना। तो विजन होता है एक बिजनेस का, सोचने का नजरिया क्या होता है, भूख बढ़ती है। अब बिजनेसमैन वही होता है जो भूखा होता है। ठीक है ना? वो बिजनेसमैन है ही नहीं जिसको और पैसे कमाने का लालच और भूख। अब तो मेरे को कितनी बार कहते हो कि यूट्यूब लॉन्च कर दो, मैं करता हूँ, नहीं करता, मेरे को भूख ही नहीं है। मैं नहीं हूँ, पॉइंट मैं टीचर हूँ। ऑफ व्यू ग्रोथ नहीं होती है। नहीं मेरी हो रही है, मेरे अपने बच्चों के लिए हो रही है, मेरे को भूख ही नहीं है इंटरनेशनल जाने की, ना मेरे को नेशनल जाने की भूख है। सर हिंदुस्तान का मैं एजुकेशन का, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ टीचिंग की तौर पे, बिजनेस नहीं कर रहा ना। अगर मेरे को भूख होती है मैं कब का लॉन्च कर दिया होता। तुम लोग कितना मेरे को बोलते हैं ये वीडियो से पढ़ रहे हो, मेरे को नहीं दिखा रहे, मत पढ़ रहे हो, कितना बोल रहे हो वीडियो मत पढ़िए, आपको मजा आ रहा है, मैं नहीं लॉन्च करता। मेरे को भूख, पता है क्या है, ये लॉन्च करने के बाद हेडेक मेरी बढ़ जाएगी, सरदर्दी बढ़ जाएगी, मोटिवेशनल टाइम कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहेगा प्लान का। सर कभी कुछ रोज का है वही डाल। इतना आसान नहीं ना, टेक्स टाइम, कैप्शंस के लिए टाइम लगता है, टाइम लगता है, एक हफ्ता मेरे को लगना पड़ेगा, मेरे हेल्प से तो मैं डाल सकता हूँ। सोचा है मैंने, विजन है मेरे पास, अभी नहीं है। स्मार्टफोन जब लगेगा या नहीं भी लगेगा, एक बंदा रखना पड़ेगा जो है मेरा सारा काम करते हैं, मेरे को हेडेक ना हो। वो 10-15 ऐसे आदमी लेने अपना रोज का एक काम, रोज नहीं करता, वीडियो बने। फिर अब मैं तो मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ट्रेडिंग का, मैंने वीडियो डाल दी, क्वेश्चन नंबर 3,4 खत्म विद रिस्पेक्ट। अब अगर मैं यूट्यूब पर डालूंगा प्रॉपर मेरे को चैप्टर का नाम, ये भाई साहब कहाँ जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही? चल वीडियो वीडियो तो यहाँ से बंद होगी। ये याद करके आना अगली बार। हाँ है कंपनी।